नमस्कार बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम पोषण के बारे में कि जैव प्रक्रम और पोषण क्या है। सबसे पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में आपको मैं सब बताऊंगा कि जैव प्रक्रम होता क्या है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे जितने भी पृथ्वी पर वस्तु दिखाई देती है, इसमें दो प्रकार की वस्तु दिखाई देती है। या तो आपको सजीव वस्तु दिखाई देगी या निर्जीव दिखाई देगी। एक कैसी वस्तु होती है? सजीव, और एक निर्जीव। सजीव और निर्जीव, जिसमें जान होता है, जो वृद्धि कर सकता है, जो श्वसन कर सकता है, कुछ न कुछ उसमें आणविक गति दिखाई देती है, वह क्या कहलाता है? सजीव कहलाता है। और जिसमें वृद्धि कुछ नहीं होता है, जैसे टेबल हो गया, उसमें वृद्धि कभी नहीं होगा। कुर्सी हो गया, ईंट हो गया, यह सब किस में आ जाएगा? निर्जीव आ जाएगा। यह सब आपको पता है अच्छे से। तो हम जीव विज्ञान में सजीव के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, निर्जीव के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। सजीव के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग के बारे में पढ़ेंगे, अपने बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सजीवों का लक्षण क्या होता है? सजीवों का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि यह पोषण करते हैं। यह क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण का मतलब क्या हुआ, यही इस चैप्टर में हमको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद सजीव श्वसन भी करते हैं। श्वसन का मतलब क्या हुआ, यह भी पढ़ना है। पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, फिर परिवहन पढ़ना है कि जीव में परिवहन भी होता है, फिर उत्सर्जन भी होता है, उत्सर्जन, और उसके बाद नियंत्रण और समन्वय भी होता है, जनन भी होता है। तो बहुत सारी क्रियाएं जीव में होती है। तो वह सारी क्रिया जो जीव में होती है और उसके द्वारा जीव का मेंटेनेंस होता है, जीव का अनुरक्षण होता है, वह क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। जैसे अगर कोई भी जीव जब तक भोजन ग्रहण नहीं करेगा तब तक वह जिंदा नहीं रहेगा। तो भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। और वह भी भोजन ग्रहण करने की विधि पोषण कहलाती है। लेकिन कैसा भोजन? उस भोजन में क्या होना चाहिए? उस भोजन में क्या होना चाहिए? पोषक तत्व। क्या होना चाहिए? पोषक तत्व। तो जब कोई भी जीव भोजन को ग्रहण करता है और वह भोजन में अगर पोषक तत्व मौजूद है, तो वह भोजन ग्रहण करने की विधि जो है क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। जैसे अब पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व में आता है वसा हो गया, जिसे हम फैट बोलते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, उसके बाद विटामिन हो गया, उसके बाद विटामिन हो गया। तो अगर हम भोजन में वसा को खा रहे हैं, वसा मतलब जैसे घी हो गया, जितना तैलीय पदार्थ है उसमें क्या होता है? वसा होता है। तो वसा ग्रहण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जितना मीठा चीज़ हो गया, जैसे चीनी हो गया, ग्लूकोज हो गया, आलू हो गया, उसके बाद चोकर हो गया, ये सब चीज़ में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और हम प्रोटीन अगर खा रहे हैं, विटामिन, इनमें से कोई भी चीज़ अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि हम पोषक तत्व ग्रहण कर रहे हैं। और अगर पोषक तत्व भोजन के रूप में हम ग्रहण कर रहे हैं तो वह विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। तो पोषण के बारे में मैंने अभी संक्षेप में आपको बताया, परिचय करा रहा हूँ मैं। फिर श्वसन क्या हो गया? जब हम भोजन ग्रहण कर लिए, जब हम भोजन क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए मुख में। कोई भी मनुष्य है, अगर मनुष्य जो है भोजन ग्रहण कर लिया, तो भोजन ग्रहण करने के फलस्वरूप जो जटिल भोजन होता है, जो जटिल आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, वह भोजन जाके अंदर टूटेगा और अंदर टूट करके सरल भोजन में विभक्त होगा और हमें ऊर्जा मिलेगा। तो जो भोजन जो है, आपने भोजन तो ग्रहण कर लिया, किस विधि से भोजन ग्रहण किया? पोषण की विधि से। तो भोजन ग्रहण करने की विधि ही पोषण कहलाई। हाँ, तो वैसी विधि जिसमें जीव जो होता है पोषक तत्व को ग्रहण करता है, तो वह विधि क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब जब भोजन ग्रहण कर लिया, तो भोजन ग्रहण करने के फलस्वरूप हम वायुमंडल से जब श्वास लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सारा गैस मौजूद रहता है। हमारा जो शरीर है वह सबसे ज़्यादा किस गैस को अवशोषित करता है? ऑक्सीजन को। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी गैस है उतने ही मात्रा में निकल गई। जैसे मान लीजिए कि आपने गैस लिया, ऑक्सीजन 21% मान लीजिए, और नाइट्रोजन है कुछ परसेंट, ये भी है, मान लीजिए 70%, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। और कोई गैस है,
और जो भी गैस है, मान लीजिए सब गैस अंदर गई, और अंदर जाने के फलस्वरूप अगर 21% ऑक्सीजन गई और ऑक्सीजन निकल बाहर, जब जितनी हवा अंदर जाएगी शरीर में, हवा बाहर भी फिर आएगी। तो जब शरीर में हवा 21% गई और बाहर जब निकली, तो वैज्ञानिक ने देखा कि 21% बाहर नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की कम मात्रा बाहर आ रही है। जैसे मान लीजिए 21% के अलावा 4% आए, तो आप यह बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन तो गया था 21% और आ रहा है 4%, यानी ऑक्सीजन का शरीर में यूज हो गया है। समझ में आया? और सब जितनी गैस है, जितनी मात्रा में जाती है, 70% गई तो 70% ही बाहर आ जाती है, जितनी गई उतनी ही बाहर आ जाती है। तो यह हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन का शरीर ग्रहण कर रहा है और सब गैस का ग्रहण नहीं कर रहा है। समझ में आया? तो हमारी शरीर जो है ऑक्सीजन का ग्रहण करती है, और ऑक्सीजन ग्रहण करने के फलस्वरूप जब भोजन से ऑक्सीजन मिलता है, जब भोजन से क्या होता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो इसका ऑक्सीकरण होता है। यह मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा दिया है। इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीडाइजेशन होता है। भोजन से जब ऑक्सीजन मिलता है और यह भोजन टूटता है, यह भोजन क्या होता है, विभक्त होता है, और टूट करके छोटे छोटे भोजन में विभक्त हो जाता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जब भोजन टूटता है तो हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। तो यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन ग्रहण होता है और उसके बाद भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके टूटता है और हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यह प्रक्रिया क्या हो गई, श्वसन हो गई। अब मान लीजिए कि हमें ऊर्जा मिल गई, एक शरीर में कोशिका में ऊर्जा मिल गई। हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है, कोशिका से होता है। तो एक जगह ऊर्जा मिल गई, अब एक जगह से दूसरे जगह जाना है ऊर्जा को, तो ढोने के लिए कुछ गाड़ी होनी चाहिए, ढोने के लिए कुछ यंत्र होना चाहिए। तो यह परिवहन का मतलब होता है ढोना। परिवहन का मतलब क्या होता है, ढोना। यहाँ आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन टूट करके क्या मिला, ऊर्जा मिला। अब यह ऊर्जा या कोई भी चीज़ का अगर ढोने की ज़रूरत पड़ गई तो वह ढोने का काम कौन करता है, क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। अगर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो यह क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक है, परिवहन हो गया। अब कोई भी चीज़ अगर आप ग्रहण करते हैं बाहर भी या शरीर के अंदर भी, तो ऊर्जा तो विभक्त हो गई। अब जो चीज़ बच गया है, जो शरीर में काम नहीं है, तो उसको बाहर निकालना ज़रूरी है। तो वह क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। वह क्रिया क्या कहलाता है, उत्सर्जन। जैसे हमने पानी पिया, तो पानी पीने के फलस्वरूप शरीर में जब बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाती है तो हमारे शरीर से क्या होता है, वाष्प के रूप में पसीना बाहर निकलता है, पसीने के रूप में बाहर निकलता है। तो यह पानी उत्सर्जी पदार्थ हो गया। क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ। और यह प्रक्रिया क्या कहलाई, उत्सर्जन कहलाई। तो हमारे सजीव में यह सब क्रिया देखने को मिलती है। मैं यह अभी परिचय करा रहा हूँ, अभी स्टार्ट मैंने चैप्टर नहीं किया है। तो पोषण भी जरूरी है, श्वसन भी होता है, क्योंकि भोजन हमने ग्रहण किया। भोजन ग्रहण क्यों किया, क्योंकि ऊर्जा ज़रूरत है और ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऑक्सीजन आया, भोजन को तोड़ के हमें क्या दे दिया, सूत्र का है ना, देख। तो भोजन ग्रहण करके क्या हुआ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या हुआ, ऊर्जा में विभक्त हो गया। ऊर्जा में विभक्त होने के फलस्वरूप अब यह ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह भी जाएगी, या कोई भी चीज़, रक्त हो गया एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, पानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरे जगह जब जा रहा है तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, परिवहन कहलाएगी। अब कोई भी उत्सर्जी पदार्थ, जैसे आपने कोई भी चीज़ देखा होगा कि जब आप कोई काम करते हैं, जैसे गन्ने का जूस, जैसे गन्ने का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप देखते होंगे कि जब गन्ने का जूस निकाला जाता है तो पूरा जूस निकालने के फलस्वरूप उसमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो उसका लकड़ी होता है उसको फेंक दिया जाता है। यानी कहने के फलस्वरूप वह क्या हो गया, उत्सर्जी पदार्थ हो गया। तो हमारे शरीर में भी खाना खाने के फलस्वरूप अब जो चीज़ का हमारे शरीर में काम नहीं है, जो भोजन का अब काम नहीं है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है और वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, पोषक तत्व तो क्या होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, यह सब क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं। अब आपसे बोला जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा भोजन कर रहा है जिसमें पोषक तत्व मौजूद नहीं है, तो क्या वह प्रक्रिया पोषण कहलाएगी, वह प्रक्रिया पोषण नहीं कहलाएगी। यानी हमें वही भोजन करना चाहिए जिस भोजन में पोषक तत्व मौजूद है, क्योंकि शरीर में इसकी ही ज़रूरत है। शरीर में अगर पोषक तत्व जाएगा तो हमें हमारा भोजन ऊर्जा बना पाएगा। अब देखिए, ऊर्जा बनाने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा बनाना। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा बनाना। तो ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है।
अब कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा बनाने का काम कर दिया, अगर कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया तो हमारे पास वसा बच गया, जो आपने फैट जिसे बोलते हैं आप, तो वसा बच गया, प्रोटीन बच गया, तो यह सब चीज़ टूटता है और यह सब चीज़ भी ऊर्जा देता है। लेकिन पहले सबसे पहले कौन ऊर्जा देगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ कहाँ से है? जैसे ग्लूकोज, जितना मीठा चीज़ है, जैसे चीनी का रस, वह भी आपको कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेगा। आलू हो गया, जो भी मीठा लगता है खाने में, उसमें अधिकतर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि ग्लूकोज पीजिए। ग्लूकोज पीने से क्या होता है? तत्काल ऊर्जा मिलती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का रूप है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट गया और हमें क्या मिल गया? ऊर्जा मिल गया। ठीक है, इसके बाद अगर वसा है तो वसा भी फैट जो है इसको तोड़ा जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह सुबह रनिंग करनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में रात में कार्बोहाइड्रेट की अधिकतर मात्रा शरीर के अंदर के निर्माण में ख़त्म हो जाती है। अधिकतर कुछ बच जाती है, वह ख़त्म हो जाती है, उसके बाद बच जाता है वसा। तो वसा से हमारे शरीर के फैट से ऊर्जा प्राप्त करती है और धीरे धीरे वसा क्या होती है? ख़त्म होती है। इसीलिए मोटापा ख़त्म होने लगता है। तो वसा समझ में आ गया। वसा होता कहाँ है? त्वचा के नीचे। वसा कहाँ होता है? त्वचा के नीचे। वसामय ऊतक में वसा संचित रहता है। उसके बाद प्रोटीन हो गया। प्रोटीन आपको दाल उल में मिल जाएगा, सोयाबीन में इस समय प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन क्या करता है? टूटी फूटी कोशिका का मरम्मत करता है। अगर कोई कोशिका टूट गई है, टूटी फूटी कोशिका, अगर कोई कोशिका टूट गई है, अगर आपको दिखाई नहीं भी दे रहा है तो आप बोलने के बाद लिख लेंगे, टूटी फूटी कोशिका का मरम्मत, कोशिका का मरम्मत करता है, यानी कि मेंटेनेंस, उसको निर्माण करता है, अच्छे से फिर से उसका निर्माण करता है, मरम्मत। तो टूटी फूटी कोशिका का मरम्मत करने का काम किसका है? प्रोटीन का है। ऊर्जा निर्माण करने का काम किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। अब विटामिन हो गया। विटामिन जो है हमें भोजन के रूप में बाहर से प्राप्त होती है। बहुत कम विटामिन हमारे शरीर में मौजूद होती है। विटामिन हमारे भोजन से प्राप्त होती है। जैसे विटामिन बहुत प्रकार की होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बहुत सारी विटामिन होती है। बी में भी कितने प्रकार के होते हैं? B2, B3, B4, बहुत प्रकार के होता है। ठीक है, अब देखिए विटामिन ए जो होता है, मैं बता दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। विटामिन ए जो होता है आँख के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी होता है? आँख के लिए ज़रूरी होता है। आप इसको नोट कर लेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ आप लिख लेंगे। विटामिन ए जो है आँख के लिए ज़रूरी होता है। अगर विटामिन ए आपको अच्छे से मिल रहा है तो आँख से संबंधित बीमारी आपको नहीं होगी। विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी हो जाती है, जिसकी वजह से रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी हो गया, इससे बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग? स्कर्वी। स्कर्वी किस चीज़ का रोग है? त्वचा का रोग है। ठीक है, विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? जिसे सूखा रोग भी बोलते हैं। ठीक है, कोई अगर बालक को देखने में पूरा हड्डी दिख रहा है, लग रहा है सूख गया है, तो वह बीमारी क्या कहलाती है? रिकेट्स कहलाती है। तो हड्डी में होने वाली बीमारी किससे होती है? विटामिन डी से। विटामिन ई से जो होता है, बाल उल का झड़ना होता है, जनन संबंधी रोग होता है। अगर किसी का बाल झड़ रहा है तो समझिए उसमें विटामिन ई की कमी है। और विटामिन के जो है यह रक्त का थक्का जमाता है। अगर विटामिन के आप में मौजूद है तो रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। जैसे अगर कहीं से खून कट के बाहर गिर रहा है तो यहाँ अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो रक्त बहते रह जाएगा और वह व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो रक्त का थक्का जमना बहुत ज़रूरी है। और यह हम कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। तो रक्त का थक्का जमाता है विटामिन के। अगर बाल में दिक्कत है तो कौन सा? विटामिन ई। डी से रिकेट्स होता है, सी से स्कर्वी रोग होता है, बी से बेरी बेरी होता है, ए से आँख का रोग रतौंधी होता है। समझ में आ गया? तो यह विटामिन हो गया। तो आपको मैंने पोषक तत्व तो बता दिया। अभी सजीव में लक्षण बताया कि सजीव में पोषण सजीव करते हैं, श्वसन करते हैं, परिवहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। और यह सारी क्रिया जो जीव क्या होता है, अब जैव प्रक्रम क्या होगा? अभी तो पोषण के बारे में मैंने बताया बस, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, यह सबका आपका अगला चैप्टर है। ठीक है, तो पोषण के बारे में अभी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। जैव प्रक्रम क्या है? हमारे शरीर में, हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए, हमारे शरीर का अनुरक्षण करने के लिए, बचाव के लिए बहुत सारी क्रिया होती है अंदर, जैसे भोजन का पचना, श्वसन होना, बहुत सारी क्रिया होती है। तो शरीर, मानव शरीर की या जीव की वह सारी क्रिया
जितनी भी क्रिया हो रही है वह सारी क्रिया जिसके द्वारा शरीर का अनुरक्षण होता है, शरीर का मेंटेनेंस होता है, वह क्रिया क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। नाम से ही दिख रहा है, जैव मतलब जीव और प्रक्रम, जीव को चलाने के लिए जितनी प्रक्रिया की आवश्यकता है वह क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस इसे इंग्लिश में बोलते हैं। और पोषण, पोषण के बारे में हमने अच्छे से आपको अभी बताया। चलिए पोषण के बारे में अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं अभी। अब मैंने बताया कि जितने भी यह सब पढ़ा दिया आपको। अब आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जितने भी जीव होते हैं, चाहे वह जंतु हो, हम लोग हो, चाहे पेड़ पौधे हो, सभी का निर्माण कोशिका से होता है। किससे होता है? कोशिका से होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं। कोशिका से होता है। सबका निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई भी दीवार है, कोई भी दीवार एक छोटे छोटे ईंट से बनी होती है। जब तक एक एक ईंट नहीं जोड़ा जाए तब तक एक दीवार का निर्माण नहीं होगा। वैसे ही हमारी सारी शरीर जो है छोटे छोटे कोशिका से बना है। छोटे छोटे कैसे बना है? कोशिका से। ऐसे ऐसे बहुत सारी कोशिका है शरीर में, तब जाके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो यह जीव में जो भी सब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई मतलब सबसे छोटा वह चीज़ जो सभी काम कर सकता है। जैसे बता रहा हूँ मैं, अगर पूछेगा मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, क्या बोलेगा? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई तो क्या होती है? कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। ठीक है। कहने का मतलब है कि कोशिका, जो जंतु में कोशिका होती है वह गोलाकार होती है, और पेड़ पौधों की कोशिका चकोराकार होती है, आयताकार होती है। यह जंतु की कोशिका हो गई और यह पेड़ पौधे की कोशिका हो गई, पेड़ पौधा। अब देखिए, जो जंतु की कोशिका है, अब क्यों मैंने बोला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई? कहने का मतलब है कि जो कोशिका होती है सबसे छोटी इकाई होती है। इससे भी छोटा कण तो होता होगा, ऐसा तो नहीं है कोशिका से छोटा कण नहीं होता होगा, लेकिन इसी को मैंने इसलिए बोला ताकि कोशिका जो है वह सारी क्रिया करती है जो एक जीवित रहने के लिए जीव को ज़रूरत है। जैसे एक कोशिका वाले भी जीव रहते हैं, वह एक कोशिका में क्या होता है? इसी कोशिका में, कोई भी कोशिका में अपना ऊर्जा बनता है, कोई भी कोशिका में अपना श्वसन होता है। ये मतलब कि एक कोशिका जो है कंप्लीट पैकेज है, अकेले काफ़ी है जीवित रहने के लिए। समझ में आया? अगर मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई देखा जाए जो जीवित रहने के लिए अकेले काफ़ी है, तो वह क्या होती है? कोशिका होती है। समझ में आया ना? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई पूछा जाएगा तो कोशिका है। जंतु की कोशिका कैसी होती है? गोलाकार, और पेड़ पौधों की चकोराकार या आयताकार। ठीक है। जब छोटे छोटे बहुत सारा कोशिका बन जाएगा, जब बहुत सारी क्या हो जाएगी? कोशिका मिलेगी, और एक ही प्रकार की कोशिका मिलेगी। तो जब एक ही प्रकार की कोशिका बनती है तो कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक। कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक, जिसे टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू बोलते हैं, इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं इसे। तो कोशिका से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। यानी कहने का मतलब है, मैंने बोला एक ही प्रकार की कोशिका मिलके, क्या मैंने बोला? एक ही प्रकार की कोशिका। कहने का मतलब है कि जब अगर मान लीजिए कि श्वसन हम कर रहे हैं तो श्वसन में बहुत सारी कोशिका होगी। श्वसन में फेफड़े तक अलग अलग कोशिका होगी, पाचन के लिए अलग कोशिका होगी। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका है, लेकिन सभी अलग अलग कोशिका है, सभी एक ही प्रकार की कोशिका नहीं है। तो जब एक प्रकार की कोशिका मिलेगी, जैसे श्वसन वाली कोशिका मिलेगी या पाचन वाली कोशिका मिलेगी, तो पाचन वाली कोशिका एक प्रकार की होगी, तो वह मिलेगी तभी उत्तक बनेगा। ये नहीं कि एक पाचन की कोशिका ले लिया जाए और एक श्वसन की कोशिका लेके हम उत्तक बनाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो जब एक ही प्रकार की कोशिका मिलेगी, एक ही प्रकार की कोशिका, तब क्या बनेगा? तो एक ही प्रकार की कोशिका के मिलने से क्या बनता है? उत्तक बनता है। अब आप समझ गए कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, और कोशिका मिलती है तो उत्तक बनता है। अब अगर उत्तक मिलेगा तो उत्तक से मिलकर क्या बनता है? उत्तक से मिलकर क्या बनता है? अंग बनता है। हमारे शरीर का कोई भी अंग बनता है जब उत्तक मिल जाएगा। जैसे उत्तक मिला और उत्तक मिलके एक हमारा हाथ बना दिया, तो यह एक अंग हो गया। तो कोशिका सबसे छोटी, कोशिका से मिलके उत्तक, उत्तक से मिलके अंग, और अंग से मिलके अंग तंत्र। अंग तंत्र, अंग तंत्र कहने का मतलब है कि बहुत सारा जब अंग मिलता है तो अंग तंत्र बनता है। जैसे हम श्वास लिए तो श्वास लेने में नाक की उपस्थिति अनिवार्य है,
फिर ट्रैकिया की उपस्थिति अनिवार्य है, फिर फेफड़ा की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर यह तीनों में से कोई भी चीज़ हटा दिया जाए तो श्वसन अच्छे से नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि नाक के अलावा आप मुंह से सांस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर ट्रैकिया हटा दिया जाए तो फेफड़ा तक पहुँचेगा नहीं, फेफड़ा हटा दिया जाए तो सांस लेने का कोई मतलब नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जब तीनों मिला तब एक श्वसन कार्य हुआ। तो बहुत सारे अंग मिला ना, तो जब बहुत सारा अंग मिलता है तो एक श्वसन तंत्र बना। क्या बना? तंत्र बना। यानी कि तंत्र कौन कौन सा हो सकता है? श्वसन तंत्र हो सकता है, पाचन तंत्र हो सकता है। तो पाचन में बस भोजन देखिए कहाँ कहाँ से जा रहा है, मुख से जा रहा है, मुख के बाद ग्रास नली, फिर आमाशय, फिर छोटी आंत, बड़ी, बहुत सारा अंग मिल रहा है तब भोजन का पाचन हो रहा है। यानी बहुत सारा अंग मिल के ना एक तंत्र बनाता है, तो बहुत सारा अंग मिल के अंग तंत्र बनाया। और जब बहुत सारा अंग तंत्र मिल गया, जैसे श्वसन तंत्र मिल गया, पाचन तंत्र मिल गया, उत्सर्जन तंत्र, हर तंत्र मिल गया, तब एक कंप्लीट जीव का निर्माण होता है। क्या होता है? जीव का निर्माण होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका के मिलने से, उत्तक के मिलने से, अंग के मिलने से और अंग तंत्र के मिलने से जीव का निर्माण होता है। और इस प्रकार हमारे शरीर की रचना होती है। पूछेगा कि उत्तक जो होती है क्या अलग अलग प्रकार की कोशिका से मिलकर बन सकती है? नहीं, एक ही प्रकार की कोशिका से मिलेगी तभी उत्तक बनेगी। समझ में आ गया? चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर देखिए अब आपको अच्छे से आप नोट करते रहिएगा, वीडियो पॉज करके मैं पढ़ाते जा रहा हूँ। अब देखिए कोशिका के बारे में हम अच्छे से देख रहे हैं। देखिए कोशिका क्या है? कोशिका की रचना, मानव शरीर की कोशिका कैसी होती है? गोलाकार। जंतु की कोशिका कैसी होती है? जंतु की गोलाकार। मानव शरीर का जानवर है, मतलब पेड़ पौधा है। जंतु मानव शरीर कैसी है? जंतु की कोशिका। मतलब जंतु में हम लोग भी आते हैं, जंतु में गाय भैंस सब जंतु में आता है। समझ में आ गया? अगर हम बोलेंगे पादप तब पेड़ पौधा आता है। तो जंतु की कोशिका कैसी होती है? गोलाकार। और पेड़ पौधों की कोशिका? ठीक है, यानी मनुष्य की कोशिका भी गोलाकार। अब गोलाकार में एक बीच में, कोशिका के बीच में क्या होता है? केंद्रक। कोशिका को मैंने जूम करके बनाया हुआ है। कोशिका आपको ऐसी दिखाई नहीं देगी, जब सूक्ष्मदर्शी से आप देखेंगे तब आपको गोलाकार दिखाई देती है, नंगी आँख से आपको दिखाई नहीं देगी। अब देखिए कोशिका की जो होती है, कोशिका के बीच में क्या होता है? कोई भी गोल चीज़ के बीच में केंद्र जरूर होगा। तो यह क्या हो गया? केंद्रक हो गया। यह क्या हो गया? केंद्रक, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश वाले बच्चे इसे लिखते रहेंगे, मैं बोल दे रहा हूँ, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो केंद्रक हो गया। कोशिका जो है बाहर से एक झिल्ली के रूप में आवरित है। कोशिका जो है क्या है? बाहर से एक झिल्ली के रूप में। अगर कोई भी चीज़ के बाहर आवरण नहीं लगाएंगे तो सारा चीज़ उसमें से गिर जाएगा। जैसे देखिए इसमें बहुत सारा राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, फिर गोल्जी बॉडी होती है, बहुत सारा चीज़ होता है, तारक काय होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। यह न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो यह सब चीज़ जो है अगर कोई झिल्ली के अंदर पैक नहीं रहेगा तो यह बाहर आ जाएगा। यानी बाहर क्या होता है? एक झिल्ली लगा होता है। और यह किसकी झिल्ली है? कोशिका की झिल्ली है। यानी इसे क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। इसे क्या बोलेंगे? कोशिका की झिल्ली, यानी कोशिका झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंग्लिश में इसे बोलते हैं, कोशिका की झिल्ली। अब यह झिल्ली जो होती है दोहरी परत होती है। झिल्ली कैसी परत होती है? दोहरी परत होती है, एकहरी झिल्ली नहीं होती है। अगर एक झिल्ली रहेगा तो कमज़ोर हो जाएगा। अब क्या होता है, कोई भी आप सामान लेने जाते हैं तो एक झिल्ली में देता है, और ज़्यादा सामान हो गया तो डबल झिल्ली में दे देता है। यानी कहने का मतलब है कि इसका झिल्ली कैसा होता है? दोहरी परत होती है। अब कोशिका झिल्ली दोहरी परत तो होती है, दोहरी परत में इसका दो परत जो होता है प्रोटीन का होता है। इसका दो परत क्या होता है? प्रोटीन का। देखिए जैसे मैं लाल से बना रहा हूँ, समझ जाइए वो प्रोटीन है। एक परत यह हो गया, ठीक है, एक परत यह हो गया प्रोटीन का। उसके बाद एक परत लिपिड का हो गया। एक परत यह किसका हो गया? लिपिड का। इसके बाहर है, आप ध्यान से देखिएगा। तो दो परत प्रोटीन का मैंने बताया। यानी कहने का मतलब है कि एक परत नीचे प्रोटीन, फिर उसके ऊपर क्या हुआ? लिपिड हुआ, और फिर उसके ऊपर क्या होगा? प्रोटीन होगा। फिर क्या होगा? इसके ऊपर प्रोटीन हो गया। आप समझ गए अच्छे से? तो कोशिका झिल्ली ऐसे गोल कर लीजिए आप।
अब देखिए कोशिका झिल्ली की रचना आपको समझ में आ गई। कोशिका झिल्ली की रचना में मैंने बताया कि इसकी क्या होती है, कितनी परत प्रोटीन की, 2 परत, 2 परत प्रोटीन, 2 परत क्या होती है, प्रोटीन। लाल से है तो लाल से लिख रहा हूँ, 2 परत प्रोटीन, 2 परत प्रोटीन, और 2 परत प्रोटीन के बीच में एक परत लिपिड की होती है। एक परत बीच में क्या होती है, एक परत लिपिड। समझ में आया, यह रचना होती है। तो 2 परत प्रोटीन और बीच में एक परत लिपिड होती है। तो लाल से प्रोटीन मैंने बनाया था तो लाल से प्रोटीन लिख दिया, और ब्लू से लिपिड तो ब्लू से लिपिड लिख दिया। चलिए बच्चे देखते हैं, बीच में वीडियो कट गया था तो इसके बाद आगे जो पढ़ाया है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए कोशिका के बाहर जो होती है झिल्ली होती है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली दोहरी परत होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन का होता है, जो मैंने रेड से बनाया है, यह 2 परत क्या है, प्रोटीन है, और बीच में ब्लू से जो बनाया है वह एक लिपिड है। तो 2 परत प्रोटीन और उसके बीच में एक परत क्या होती है, लिपिड की। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोशिका झिल्ली कैसी परत है, दोहरी परत है, इसमें कितनी परत प्रोटीन होती है, 2 परत प्रोटीन और उसके बीच में क्या होता है, एक लिपिड होता है, तब जाके कोशिका झिल्ली बनता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य मतलब, पारगम्य मतलब होता है आर पार कर सकता है, अर्धपारगम्य मतलब हो गया कि जैसे एक यह द्वार हो गया और इस द्वार से अगर कोई एंट्री करना चाहता है तो बस इसको एंट्री करने देगा, इधर से कोई जाना चाहता है तो उस समय रोक देगा, यानी कि बस एक साइड से करने देगा, यानी आधा करता है, दोनों साइड से चालू नहीं रहता है। ठीक है, तो यह आधा पारगम्य होता है, अर्धपारगम्य, और यह चयनात्मक होता है। जैसे यह गेट, कोशिका का झिल्ली जो है यह गेट हो गया, यह गेट लगा हुआ है तो चयन करता है कौन सा आदमी को इधर आने देना है और किसको आने नहीं देना है। तो यह चयनात्मक झिल्ली भी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली भी होती है। ठीक है, कोशिका के बीच में यह केंद्रक मैंने बनाया था, यह क्या है, केंद्रक। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में यह सब द्रव्य है, यह सब क्या है, द्रव्य है। द्रव्य किसे बोलते हैं, पदार्थ को बोलते हैं। और पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस तीनों आता है। तो जब ठोस भी किसी चीज़ में हो, द्रव भी हो और गैस भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। तो कोशिका के भीतर जो द्रव्य भरा होता है इसे हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और केंद्रक के भीतर भी द्रव्य भरा होता है, तो केंद्रक के भीतर है तो केंद्रक द्रव्य, और कोशिका के भीतर है तो कोशिका द्रव्य। समझ में आ गया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जब दोनों को मिला देंगे तो यह कंप्लीट एक जीव का कोशिका है। तो आप बोलेंगे कि इस जीव के भीतर कौन कौन सा द्रव्य है, तो कोशिका द्रव्य भी है, केंद्रक द्रव्य भी है, यानी कि जीव द्रव्य पूरा मिला के हो गया। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जब दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कोशिका द्रव्य तो समझ जाइए कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में है। अगर केंद्रक द्रव्य तो केंद्रक के बीच में है। अगर जीव द्रव्य मतलब सब आ गया, कोशिका द्रव्य भी आ गया और केंद्रक द्रव्य भी आ गया, तब जाके एक जीव का द्रव्य बनेगा। समझ में आ गया। अब केंद्रक के बीच में न्यूक्लिक अम्ल भी होता है। केंद्रक के बीच में के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वह डीएनए और आरएनए 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। न्यूक्लिक, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक होता है, और अगर केंद्रक के अंदर अम्ल है तो उसे न्यूक्लिक अम्ल बोलेंगे। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है मैंने, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है, और आरएनए का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाया था, यह आपको मैंने पढ़ा दिया। आगे का क्लास जो है अगले दिन यानी कल अपलोड होगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद।